सो नमस्ते गाइस। सो व्हाट वी विल डू, हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमने हफ्ते भर में द हिंदू का एनालिसिस देखा है, उन सब के जो टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में रहे हैं, उन सब का एक समरी वीडियो है ये। तो अगर आपने पूरे हफ्ते के वीडियोस को मिस किया है तो इस वीडियो को जरूर देखें, तो आपका पूरा हफ्ते का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है कि सब्जेक्ट वाइज जो है सबको और टॉपिक को लिस्ट किया है। ये सिर्फ ये यूपीएससी के लिए भी है और यूपीएससी के साथ साथ जो है अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी होगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी। मेरा नाम है पवन कुमार शुक्ला। सो शुरू करते हैं। सो पहला टॉपिक हम उठाते हैं पॉलिटी का। सो पॉलिटी में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं। तो सबसे पहले तो कैबिनेट कैबिनेट स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट न्यूज में रही है। दिखा होगा कि शायद राजस्थान में जो कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, उसके हिसाब से कैबिनेट स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज में रही है। और इसके साथ साथ जो क्या चीफ मिनिस्टर के रिजाइन के साथ क्या फर्क पड़ता है कैबिनेट मिनिस्टर पे, कैबिनेट मिनिस्टर एक रिजाइन करे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में 91st अमेंडमेंट 91वां अमेंडमेंट, जिसमें एक लिमिट बना दी गई थी कि किसी भी असेंबली में, किसी भी स्टेट की असेंबली में या सेंट्रल गवर्नमेंट की असेंबली में, पार्लियामेंट में जो है, जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। और सेम केस जो है वो दिल्ली और पुडुचेरी में भी है, 239 AA आर्टिकल में, जिसमें 10% की लिमिट है। तो इसी के साथ साथ आर्टिकल 245 भी न्यूज में रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ लॉज जो है, फार्म लॉज, उनको रिपील करने की बात चल रही थी। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो सनसेट क्लॉज पढ़ सकते हैं। सनसेट क्लॉज के साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं कि इससे पहले भारत में कितने लॉज को जो है रिपील किया गया है, और क्या ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है लॉज को रिपील किया जा सकता है, या फिर एक प्रॉपर लेजिस्लेशन ही चाहिए लॉज को रिपील करने के लिए, मतलब कानून को रद्द करने के लिए। तो जैसे ही किसानों का कानून रद्द हुआ, किसान कानून रद्द हुए, उसके साथ साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो नागरिक संशोधन अधिनियम था, उसको भी रद्द करने की मांग उठने लगी है दोबारा से। सो आप फिर से जो पार्ट 2 है संविधान का, उसको रेफर कर सकते हैं, जो सिटीजनशिप नागरिकता की बात करता है, खासकर अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11, जो कि बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कानून बना सकती है नागरिकता को लेके, वो स्वायत्त है। और क्या राज्य सरकार जो है किसी यूनियन गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को हटा सकती है या नहीं, अगर अगर उसके खिलाफ जाती है तो आर्टिकल 365 में क्या क्या प्रावधान है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उससे डील कर सकती है, ये पढ़ सकते हैं आप। तो एक और चीज थी, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूवमेंट। ये ये जो है किसानों के आंदोलन को लेके फिर से एक बार न्यूज में है कि इनमें से फंडामेंटल राइट क्या है। प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है, या मूवमेंट करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। तो इसके आधार पर जो है आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 को रेफर कर सकते हैं। साथ में डिफेमेशन केस भी एक न्यूज में रहा था, और अगर डिफेमेशन केस है तो उसके साथ साथ एक राइट टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। केरला के हाई कोर्ट ने भी बोला था, और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्च उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला था। तो आर्टिकल 19 के तहत और आर्टिकल 21 के तहत बोला था। राइट टू इंटरनेट, इसको भी रेफर कर सकते हैं, और राइट टू लाइवलीहुड आर्टिकल 19, ये भी रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भी न्यूज में रहा था कि किसी पर्टिकुलर सिटी में कमिश्नरेट सिस्टम लगाने वाले हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सिटी में लगाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये देखें कि हिस्ट्री क्या है कमिश्नरेट सिस्टम की। जैसे पहली बार 1856 में कोलकाता में लगाया गया था, चेन्नई में लगाया गया था, उसके बाद जो है 1864 में मुंबई में लगाया गया था। और इसमें होता क्या है, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है, कुछ आईएएस की पावर को शिफ्ट करके आईपीएस को दे दिया जाता है। तो आईएएस लोग जो है क्यों इसका विरोध कर रहे हैं पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का, और होता क्या है, ये पढ़ना है आपको। इसी के साथ साथ सोशल ऑडिटिंग जो है, ग्राम सभा की जो ग्राम सभा सोशल ऑडिटिंग करती है, ये भी न्यूज में रहा है। तो इससे रिलेटेड आप 73rd अमेंडमेंट, 74वां संशोधन संशोधन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ सकते हैं। और जो गांधीयन आइडिया था ग्राम सभा का और लोकल गवर्नमेंट्स का, वो आर्टिकल 40 में जो डीपीएसपी राज्यों के नीति निर्देश दिए गए हैं उसमें दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है पार्लियामेंट्री कमेटी भी न्यूज में रही है। तो दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया है यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, और लक्ष्मीकांत में आई थिंक दिया हुआ है बेहतर तरीके से। उसी के साथ साथ आप कैबिनेट कमिटीज को भी रेफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, और यदि प्रधानमंत्री किसी कैबिनेट कमेटी के सदस्य होते हैं तो वो उसके बाय डिफॉल्ट जो है उसके हेड बन जाते हैं। और उससे पहले 2019 से पहले 6 कमिटीज थी टोटल, लेकिन 2019 में 2 और कमिटीज को ऐड किया गया था। आप उसको भी रेफर कर सकते हैं कि कौन सी कमिटीज थी।
तो इसी के साथ ब्रू रियांग रिफ्यूजी सेटलमेंट, ये फिर से न्यूज में आ गया है कि ब्रू जो है कौन सी जनजाति है, मिजोरम की जनजाति है, जिसको जो है एथनिक क्लींसिंग के तहत जो है वहां से भगा दिया गया था और त्रिपुरा में आके सेटल हैं। तो अभी हाल ही में जनवरी और फरवरी में ब्रू रियांग रिफ्यूजी सेटलमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम के बीच में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक आर्टिकल 262 भी 262 भी न्यूज में था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बैन करता है, किसको लेकर, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर। और इसी के साथ साथ आप इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का भी रेफर कर सकते हैं। और साथ में जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, आई थिंक 2019 या 2020 में, जिसमें ये बोला गया था कि अलग अलग नदियों के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल ना बना के एक कॉमन ट्राइब्यूनल बना दिया जाए और उसी के रीजनल बेंचेस ब्रांचेस हो या बेंचेस हो जो कि उन उन डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगी। तो ये रेफर कर सकते हैं आप इसके। तो एक और था राइट टू स्ट्राइक, कि क्या ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं, इसको देख सकते हैं यहाँ पे, काफी न्यूज में चल रहा है। और कोविड 19 को लेके एक न्यूज है इंपॉर्टेंट, सेक्शन 12, जो धारा 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, उसको लेके एक्स ग्रेशिया जो कंपनसेशन की पेमेंट की बात हो रही है कोविड 19 में, उसको आप रेफर कर सकते हैं। तो सेक्शन 12 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी न्यूज में रही है इस हफ्ते में, तो आप 97वां संवैधानिक संशोधन भी रेफर कर सकते हैं। और जो अभी फिलहाल रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि कुछ प्रावधानों को उसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के तहत कुछ प्रावधानों को निरस्त किया है, जैसे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में डाला गया था, फिर डीपीएससी 43 बी में डाला गया था, पार्ट 9 बी में डाला गया था, लेकिन पार्ट 9 बी को जो है के कुछ प्रावधानों को रद्द किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्यों किया है, क्योंकि वो जो है फेडरलिज्म के अगेंस्ट जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो कोऑपरेटिव है, स्टेट कोऑपरेटिव, वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और अगर संशोधन करती भी है तो 50% या उससे ज्यादा राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। तो इसी के साथ पॉक्सो एक्ट भी न्यूज में रहा है। पॉक्सो एक्ट जो है काफी न्यूज में रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन की वजह से अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है पॉक्सो एक्ट के तहत, तो उसको रेफर कर सकते हैं आप। इसी के साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का ये भी न्यूज में रहा है इस हफ्ते में। और इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं संविधान में, जैसे फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है, डीपीएसपी में है, और साथ साथ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में है, उसको रेफर कर सकते हैं आप। उसी के साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी लेटेस्ट, उसको भी रेफर कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर भी एक आर्टिकल था इस हफ्ते में न्यूज में। तो सेक्शन 8 जो है, जो धारा 8 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, सीआरपीसी की, उसको रेफर कर सकते हैं आप। वो क्या बात करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेके। और इसी के साथ साथ लिली थॉमस केस, जो बहुत फेमस केस है इस मामले को लेके, उसको भी रेफर कर सकते हैं। 2 केस हुए थे 2005 में और एक जो है 2013 में, इनको रेफर कर सकते हैं आप। तो एक और केस था बेरूबरी यूनियन केस, जो कि अभी बांग्लादेश के साथ कोई पैक्ट साइन हुआ है, तो एक्सक्लेव एनक्लेव को लेके। तो बेरूबरी यूनियन केस भी कुछ इसी तरीके से था कि भारत अपनी टेरिटरी जो है उस समय के 1960 में हुआ था, 1959-60 में, कि अपनी उस समय की ईस्ट पाकिस्तान को टेरिटरी कुछ ट्रांसफर करनी थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। और वो जजमेंट किस तरह से प्रियम्बल से रिलेटेड था, क्योंकि प्रियम्बल को उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अ, संविधान का पार्ट ही नहीं माना था। तो उस सेंस में भी आप बेरूबर यूनियन केस को रेफर कर सकते हैं। साथ ही एक फेडरल स्ट्रक्चर भी न्यूज में था, और इसी के साथ साथ जो केसी वेरे ने बोला था क्वासी फेडरल नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी रेफर कर सकते हैं आप। और ये भी देख सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। साथ में एंटी डिफेक्शन लॉ भी न्यूज में रहा है। तो 52वां संशोधन और 91वां संशोधन, इसको भी रेफर कर सकते हैं आप। और क्या क्या एग्जाम्पशन है, जैसे 52वां संशोधन में शायद ये था कि अगर कोई दल जो है एक तिहाई कि दल के एक तिहाई मेंबर जो है वो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो उन पे जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, लेकिन उसको 91वें अमेंडमेंट में जो है उसको बढ़ाकर 2 तिहाई कर दिया गया था। तो इसको रेफर कर सकते हैं, अभी न्यूज में रहा है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन काफी न्यूज में रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप आईएलपी इनर लाइन परमिट को रेफर कर सकते हैं। कौन कौन से राज्य इनर लाइन परमिट में आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं, असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है। मणिपुर जो है दोनों में आता है, इसको रेफर कर सकते हैं आप। और 6th शेड्यूल किसके लिए है? बेसिकली ट्राइबल एरियाज, जो स्पेशल प्रोविजन वाले ट्राइबल एरियाज हैं इन 4 राज्यों में। उसके अलावा 5th शेड्यूल जो है वो जो है वो भी ट्राइबल एरियाज के लिए है, एक्सेप्ट दिस 4 स्टेट्स। तो इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कोटा भी न्यूज में रहा था इस हफ्ते में।
तो ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड 103वां अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन है, और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में कुछ प्रावधान ऐड किए गए थे इस संशोधन के दौरान। और इंदिरा साहनी केस की जजमेंट भी देख सकते हैं आप कि किस तरह से उस पे 50% कैप लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी बोला था कि जो भारत का संविधान है वो इकोनॉमिकली वीकर, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को मानता ही नहीं है। तो जो 103वां अमेंडमेंट है वो किस तरह से इंदिरा साहनी जजमेंट का उल्लंघन है, ये भी देख सकते हैं आप। और आर्टिकल 46 देख सकते हैं डीपीएसपी का, जो कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने का आदेश देता है राज्य सरकारों को या सरकारों को। इसी के साथ साथ आर्टिकल 32, आर्टिकल 139 जो सुप्रीम कोर्ट का वो न्यूज में रहा है रिट इशू करने के को लेके, और आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट की पावर है रिट इशू करने की, ये भी न्यूज में रही है, ये भी देख सकते हैं आप। और आर्टिकल 32 में जो 5 तरह के रिट्स हैं उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो पॉलिटी में ही जो है प्रिविलेजेस न्यूज में रहते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं। आर्टिकल 105 में जो है पार्लियामेंट्री को जो प्रिविलेज दिए गए हैं, आर्टिकल 194 में जो स्टेट असेंबलीज को प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ये भी रेफर कर सकते हैं। और एक आर्टिकल 27 भी न्यूज में रहा था, क्योंकि थीम बेस्ड कुछ सर्किट ट्रेन्स का बहुत प्रमोशन हो रहा है आज के समय में। तो आर्टिकल 27 क्या बोलता है कि कोई भी नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो ये आर्टिकल 27 बोलता है, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में आता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। साथ में एक इलेक्शन डिस्प्यूट भी न्यूज में रहा था, तो 323 बी जो है इलेक्शन डिस्प्यूट के मामले में ये क्या कहता है, कौन जो है फाइनल अथॉरिटी है इलेक्शन डिस्प्यूट को डिसाइड करने में। और चंद्र कुमार केस 1997 का वो रेफर कर सकते हैं आप, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फाइनल जो अपीलिंग अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट भी हो सकती है। तो क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसलिए हाई कोर्ट को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जो है अपील एज अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। तो उसके रिस्पेक्ट में चंद्र कुमार केस 1997 उसको भी रेफर कर सकते हैं आप। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी न्यूज में रही थी, तो आप आर्टिकल 169 रेफर कर सकते हैं, और ये भी रेफर कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का, क्या सिंपल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है, रेजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से, और फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी पार्लियामेंट जो है वो रेजोल्यूशन पास एक कानून पास करती है सिंपल मेजोरिटी से। इसको रेफर कर सकते हैं आप हटाने और बनाने दोनों के लिए। और किन किन राज्यों के पास अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है करंट में, ये भी रेफर कर सकते हैं आप। इसी के साथ आर्टिकल 76 भी न्यूज में रहा है, अटॉर्नी जनरल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी रेफर कर सकते हैं आप। तो इसके रिमूवल क्या है, इसके पावर्स क्या क्या है, कौन रिमूव कर सकता है, कौन अपॉइंट करता है, दैट्स ऑल यू कैन रेफर फ्रॉम दिस पार्ट। सो अब आते हैं जरा इकोनॉमी सेक्शन में, अर्थव्यवस्था के सेक्शन में जो है क्या क्या चीजें जो है न्यूज में रही हैं इस बीते सप्ताह में, ये देखते हैं। तो एमएसपी बहुत चर्चा में रही है, एमएसपी देख सकते हैं आप, स्वामीनाथन फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए जो स्वामीनाथन ने फॉर्मूला दिया था वो देख सकते हैं आप। सीएससीपी जो रिकमेंड करता है कि एमएसपी क्या होना चाहिए, किन क्रॉप्स के लिए होना चाहिए, तो अभी फिलहाल 22 क्रॉप्स के लिए है, जिसमें कुछ फूड क्रॉप्स भी हैं, कैश क्रॉप्स भी हैं, ये ध्यान रखिएगा, कैश क्रॉप्स भी हैं सारी, सिर्फ फूड क्रॉप्स नहीं है, कैश क्रॉप्स भी हैं। और जो फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइसेस होते हैं शुगर केन के लिए, वो भी देख सकते हैं आप। और क्या कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर का क्या रोल होता है कि अंतिम निर्णय इसी का होता है एमएसपी डिसाइड करने में। उसके साथ एपीएमसी मंडी क्या होती है ये देख सकते हैं आप। साथ साथ जो रीजनल डिस्पैरिटी आई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है एनवायरनमेंट पे, ये भी देख सकते हैं। तो पीडीएस स्कीम भी न्यूज में रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी न्यूज में रही है, इसको भी रेफर कर सकते हैं आप। उसी के साथ साथ जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लाइक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में ये बात हो रही है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, तो ये न्यूज में रहा है। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, क्या होता है, एचएसएन कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड्स। ये क्या होता है, 6 अंकों का एक डिजिट होता है, जो कि एक प्रोडक्ट को की क्वालिटी डिसाइड करने में काम आता है, तो इसको रेफर कर सकते हैं आप। उसी के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन भी न्यूज में रहा है, कि अभी शायद वोडाफोन के रिस्पेक्ट में था या कैर्न एनर्जी के रिस्पेक्ट में था शायद, और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन किसके रिस्पेक्ट में था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, इसका क्या इतिहास रहा है भारत में, ये देख सकते हैं आप। और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट
क्या जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन अगर हम करते हैं अपने देश में, तो इससे क्या जो है एक इमेज जाती है इंडिया इंडिया के सिस्टम की, और कैसे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। इसके साथ बॉन्ड्स भी न्यूज़ में रहे हैं, तो बॉन्ड्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड ये देख सकते हैं आप। साथ में ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, और 1 साल से छोटे होते हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू कर सकती। इसी के साथ-साथ जो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो है रिसेंटली न्यूज़ में आ गए थे। ये देख सकते हैं आप। रिटेल डायरेक्ट स्कीम है आरबीआई का, ये भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है इस साल 2021 के प्रीलिम्स में, ये भी देख सकते हैं आप। मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं ये देख सकते हैं, और दूसरे देशों में जो अ, उन देशों की करेंसी में डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं वो भी देख सकते हैं, जैसे डिमसम बॉन्ड जो है चाइनीज रेमनिंबी में होता है, ये देख सकते हैं आप। समुराय बॉन्ड जो है जापानीज येन में होता है, इस तरह की चीजें देख सकते हैं। और आरबीआई का रेगुलेशन कैसे होता है शेड्यूल बैंक्स पे, कोऑपरेटिव बैंक्स पे, और पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को कैसे अप्लाई करती है आरबीआई, और एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कंट्रोल करने के लिए। और सेम इसी का वर्जन पर पीसीए फ्रेमवर्क जैसा ही एक वर्जन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी होता है, वो क्या होता है वो भी देख सकते हैं आप। तो इसके साथ क्रिप्टो बिल, जो क्रिप्टो बिल जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, वो भी इस हफ्ते में ही आया है। और इसके रेफर में आप देख सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन का क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसेंट्रलाइज्ड है। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे कुछ देशों ने जो है अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाल भी दी है, जैसे चाइना ने निकाली है, उसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। टुनीशिया ने ई दिनार निकाली है, इक्वाडोर ने सिस्टेमा निकाली है, वेनेजुएला ने पेट्रो निकाली है, स्वीडन ने ई क्रोनो निकाली है, और लिब्रा जो है ये एक फेसबुक की लॉन्च की हुई है क्रिप्टो करेंसी। और अबेर जो है वो पायलट पायलट डिजिटल करेंसी है यूएई और सऊदी अरेबिया की। और ये भी देख सकते हैं आपकी पहला देश ऐसा कौन सा बना जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर घोषित किया है, वो है एल सल्वाडोर। और सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे क्रिप्टो करेंसी को लेके, और इन्होंने कैसे रिकमेंड किया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देना चाहिए, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, ये देख सकते हैं आप। तो जो 15वां फिनांस कमीशन वो भी न्यूज़ में रहा है, जो कि जिसकी अध्यक्षता एनके सिंह कर रहे हैं, और आर्टिकल 280 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये भी देख सकते हैं आपकी फॉर्मूला क्या होता है रेवेन्यूज को शेयर करने का 15 फिनांस कमीशन के अनुसार, कैसे इसमें जो है 2011 के सेंसस को ज्यादा मान्यता दी गई है कंपेयर टू 1971 के सेंसस के मुकाबले। इसके साथ साथ एन एन नैब फिट भी न्यूज में रहा है, जो कि एक डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और ये कैसे भारत में पहले थे, लेकिन उसको बाद में बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसी साल के बजट में उसको दोबारा अनाउंस किया गया है कि डीएफआई जो है, जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए डीएफआई को बनाया जाएगा। उसी के तहत ये जो है नैब फिट को बनाया गया है। इसके साथ साथ आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को देख सकते हैं, जो कि 111 लाख करोड़ की जो है एक प्रोजेक्ट है, जो कि आने वाले 5 सालों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसमें जो है 39% सेंट्रल गवर्नमेंट, 39% स्टेट गवर्नमेंट, और 22% जो है प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। इसी के साथ साथ पीएम गति शक्ति योजना भी रेफर कर सकते हैं आप, ये भी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट योजना है। इसके साथ रिसेंट में लेबर कोड्स जो हैं वो उनको निरस्त करने की मांग फिर उठ गई है, जो 2019-20 में जो है वो लेबर कोड को कोडिफाई किया गया था चार बड़े उसमें हेडिंग्स के तहत। तो इसको जो है निरस्त करने की मांग फिर उठ रही है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ऑपरेशन ग्रीन जो है न्यूज में था, ये सब्जियों के लिए था, खासकर टोमेटो, अनियन और पोटैटो टॉप, लेकिन उसके बाद में इसको एक्सटेंड करके सभी सब्जियों के लिए कर दिया गया था, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि उनके प्राइसेस को जो है कंट्रोल में रखा जा सके देश के अंदर। तो टॉप से टोटल हो चुका है अभी ऑपरेशन ग्रीन, ये देख सकते हैं आप। और इकोनॉमिक रिकवरी के शेप्स जो है वो बहुत न्यूज में चल रहे हैं आजकल, जैसे वी शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी, जेड शेप रिकवरी, एंड डब्ल्यू शेप रिकवरी, वट एवर काइंड ऑफ रिकवरी शेप उन सबको रेफर कर सकते हैं आप इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट में। साथ साथ डिजिटल लैंडिंग, भारत में डिजिटल लैंडिंग का क्या स्कोप है, और डिजिटल लैंडिंग जो है अभी किस स्तर पर है भारत में, आरबीआई के क्या नियम है, सरकार क्या कहती है उसके बारे में, ये भी देख सकते हैं आप डिजिटल लैंडिंग भारत में। साथ में जीएसटी भी न्यूज में रहा है, तो जीएसटी जो है पहले तो 101वें संशोधन के तहत शामिल किया गया था, जीएसटी काउंसिल बनाया गया था, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके साथ साथ आप कैस्केडिंग इफेक्ट को रेफर कर सकते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है क्या होता है, और जीएसटी ने उसको कैसे काउंटर किया है। साथ में नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी जो है वो क्या काम करती है, वो किसके लिए बनाया गया था, क्या ये संवैधानिक निकाय है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये देख सकते हैं, और साथ में लेफर कर्व क्या होता है। लेफर कर्व जैसे कि एक पर्टिकुलर टैक्स रेट के बाद जो है टैक्स कलेक्शन जो है सरकार का वो गिरना शुरू हो जाता है, तो वो लेफर ने बताया था, तो लेफर कर्व रेफर कर सकते हैं आप इकोनॉमी के सेक्शन में। तो आरबीआई जो है वो
बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो आरबीआई जो है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, और उसमें अंबेडकर साहब का क्या रोल था आरबीआई को बनाने में, उसको देख सकते हैं आप, क्योंकि हम अंबेडकर को देखते हैं ज़्यादातर कि लॉ के फील्ड में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन इकोनॉमी के फील्ड में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहा है देश के अंदर, उनको आप रेफर कर सकते हैं। साथ में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो है, और जिसके तहत जो है, और 1949 में ही आरबीआई को नेशनलाइज भी किया गया था, ये भी देख सकते हैं आप। तो इसके साथ एनबीएफसी भी न्यूज में आई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो और इसके कितने प्रकार होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के, कौन उसको हैंडल करता है, ऐसे बहुत सारे तो आरबीआई करता है, लेकिन अलग अलग फील्ड की चीजें अलग अलग करते हैं। जैसे जो इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो जो है इंश्योरेंस सेक्टर के एनबीएफसी को हैंडल करता है। इसी तरह से और तरह के जो एनबीएफसी होते हैं, उनको अलग अलग कौन सी एजेंसियां हैंडल करती हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी न्यूज में था, और क्या क्या पैरामीटर जो है फॉलो होते हैं इसके कैलकुलेशन में, ये देख सकते हैं आप। और जो ग्लोबल लेवल पे होता है वो कौन निकालता है, और इसी का जो है पैरेलली भारत में जो है नीति आयोग निकालती है, ये भी देख सकते हैं आप, कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए। साथ में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम था, ये एक्सपोर्ट सेक्टर को लेके ये था, लेकिन जो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म से ये जो है फिट नहीं बैठता था डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के हिसाब से, तो रोड टैप स्कीम जो है वो लाई गई थी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में यही था। हिस्ट्री में क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं इस हफ्ते में, ये देखते हैं जरा। हिस्ट्री में जो है लिंगायत सेक्ट इस हफ्ते में न्यूज में रहा है, जो कि बासवन्ना ने फाइंड किया था, और हम 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास में, वो रेफर कर सकते हैं आप। साथ साथ भक्ति मूवमेंट भी देख सकते हैं, और साथ में एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल क्या, प्रिंसली स्टेट्स में जो है अंग्रेजों के समय प्रिंसली स्टेट्स के कई स्टेट्स ने जो है एंटी कन्वर्जन बिल को अपने यहाँ पे लागू किया हुआ था, और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून नहीं बना सकती, इस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। तो ये देख सकते हैं आप। रॉलेट एक्ट न्यूज में रहा था इस हफ्ते में। तो रॉलेट एक्ट को संदर्भ में जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, उसको गांधी जी ने हिमालयन ब्लेंडर कहा था। ये क्यों कहा था, ये देख सकते हैं आप अपने हिस्ट्री के नोट्स में। साथ में मोपला रॉयट्स जो हुए थे, मोपला रिवोल्ट या मोपला रॉयट्स मूवमेंट जो बोले आप इसको, 1921 में 1921 में हुआ था, इसको रेफर कर सकते हैं आप। इसके लीडर कौन थे, और इसको कैसे दबाया गया था, और ये कहाँ पे हुआ था, केरल के अंदर हुआ था, और क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या योगदान रहा इसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, ये देख सकते हैं आप। साथ में पुलिस रिफॉर्म्स न्यूज में रहे हैं। तो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो है 1903 में कर्जन के तहत, लॉर्ड कर्जन के की गवर्नर जनरलशिप में या वॉइसरॉय के अंडर में फ्रेजर कमीशन बनाया गया था, और साथ में आजाद भारत में पद्मनाभ भैया कमीशन बनाया गया था, और कई कमीशन जो बनाए गए थे वो देख सकते हैं आप पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। और पुलिस रिफॉर्म्स से के संदर्भ में श्री प्रकाश सिंह केस जो है 2006 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था, वो देख सकते हैं आप। और उस पे जो है किन किन राज्यों ने जो है एक्ट किया है, वो भी देख सकते हैं आप। इसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो है वो न्यूज में रहा था, कि इंटरनेशनल कांग्रेस कैसे बनी 1985 में, कौन कौन रहा, एओ ह्यूम के साथ साथ कौन कौन रहा, और उसके पहले जो है प्रेसिडेंट कौन रहे, इंपॉर्टेंट सेशन क्या थे कांग्रेस के, इंटरनेशनल कांग्रेस के, वो देख सकते हैं आप। और डिफरेंट थ्योरीज क्या क्या रही फॉर्मेशन पे, जैसे लाला लाजपत राय की सेफ्टी वॉल थ्योरी थी, और क्या कौन कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका अमलगमेशन जो है करके इंटरनेशनल कांग्रेस बनी थी। साथ में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो विलियम जोन्स ने बनाई थी 1784 में, ये भी न्यूज में रही थी, ये भी रेफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन इज ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सेक्शन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का ये न्यूज में रहा था, और इसमें जो 6 शेड्यूल हैं ये पढ़ सकते हैं आप, जिसमें 5 जो है एनिमल्स के लिए है, एक जो है प्लांट के लिए है, और क्या क्या प्रोटेक्शन है अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग जानवरों के लिए, ये भी देख सकते हैं आप। तो नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून जिसे कहते हैं, जिससे सर्दियों में जो है भारत के दक्षिणी हिस्से में बारिश होती है, ये रेफर कर सकते हैं, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है दक्षिण भारत के दक्षिण कोने में, ये देख सकते हैं आप। और एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर अर्बन पुअर, ये एक टॉपिक जो है वो इसके ऊपर आर्टिकल आया था, ये पूरा आर्टिकल रेफर कर सकते हैं आप सर्च करके गूगल पे, और इस पे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉल्यूशन बहुत न्यूज में रहा है इसमें। तो AQI एक इंडेक्स होता है, एक नेक्स करके इंडेक्स होता है, जिसमें AQI में 8 पॉल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है, और नेक्स में 12 पॉल्यूटेंट्स को कवर किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है पॉल्यूटेंट। ये देख सकते हैं आप कौन कौन से पॉल्यूटेंट कवर किए जाते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, सफर क्या है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है दिल्ली एनसीआर के लिए वो क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वो रेफर कर सकते हैं, और क्या क्या वेज तरीके हो सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के। और ये हमेशा विंटर्स में ही क्यों होते हैं, क्योंकि विंटर्स के दौरान जो है हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर में क्या होता है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जिससे ऊपर की हवा जो है नीचे सिंक करना शुरू कर देती है, तो ऊपर के पॉल्यूटेंट्स को जो है नीचे ले आती है जमीन तक, जिससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है।
साथ साथ एनपीके फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर है, और उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वाटर और एयर पे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है क्योंकि श्रीलंका ने जो है कुछ फर्टिलाइजर का बैन किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए। तो वो देख सकते हैं आप। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है ये देख सकते हैं। सिक्किम जो है पहला स्टेट बना था भारत का फुली ऑर्गेनिक हो चुका है, और मध्य प्रदेश में जो है लार्जेस्ट एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर, ये देख सकते हैं आप। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, ये रेफर किया जा सकता है। साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी न्यूज में था, जिसमें ये बताया गया था कि भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घट के 2.0 रह गई है। तो आने वाले समय में कैसे आबादी पर असर पड़ेगा, इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्या असर पड़ेगा, ये भी देख सकते हैं आप। साथ में कैंपा कैंपा एक्ट और कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट जो है वो न्यूज में था कि, और ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको जो है 2000 या 2001 के आसपास में जो है दिया था, वो देख सकते हैं आप। साथ ही में जो है कॉप ग्लासगो में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था यूनाइटेड UNFCCC के अंडर में, वो देख सकते हैं आप। तो उसके रिस्पेक्ट संदर्भ में अर्थ समिट जो 1992 का अर्थ समिट था, जिसमें जो है 5 बड़े बड़े कन्वेंशन साइन हुए थे, जिसमें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज था, ये था, जिसके तहत क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, और साथ में जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, उसमें अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल साइन हुए थे, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये देख सकते हैं आप। और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, ये देख सकते हैं आप कितना अचीव हुआ है, कितना अचीव करना बाकी है। साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख सकते हैं आप। ई व्हीकल की पॉलिसी देख सकते हैं, इसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी देख सकते हैं, जैसे राजस्थान पहला स्टेट बना नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी को अपनाने वाला। और 4 जनरेशन कौन कौन से होते हैं बायोफ्यूल के, ये भी देख सकते हैं आप। साथ में उड़ान स्कीम न्यूज में रही है, जो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो है न्यूज में रही है, क्योंकि जेवर का जो एयरपोर्ट बन रहा है वो 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा वो दुनिया का। तो उसके संदर्भ में उड़ान स्कीम को रेफर कर सकते हैं आप, और कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। और ये भी देख सकते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो नाउ कमिंग टू दोज टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे आते हैं जो कि प्योर करंट रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो पहले था स्वच्छ सर्वेक्षण, जो इंडेक्स निकाला गया था, जो 2 हिस्सों में निकलता है, अर्बन और रूरल। अर्बन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, रूरल निकालता है जल शक्ति मिनिस्ट्री, इसको रेफर कर सकते हैं आप। साथ में यूक्रेन के आसपास जो है के बॉर्डर के आसपास जो है थोड़ी लड़ाई की उम्मीद लग रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में मिन्स्क अकॉर्ड जो था वो साइन किया गया था कि यूक्रेन में वॉर को एंड करने के लिए। मिन्स्क रिकॉर्ड उसको देख सकते हैं आप। साथ ही में जो है अभी देखा होगा आईएनएस विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस वेला सबमरीन, वो दोनों ही इसी हफ्ते में ही जो है इंडियन नेवी में इंड्यूस किए गए हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में ये देख सकते हैं आप कि इनकी खासियत क्या क्या है। जो खासियत जो है वो खास वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोजेक्ट 75 आई, प्रोजेक्ट अल्फा, और न्यूक्लियर सबमरीन और कन्वेंशनल सबमरीन क्या होती हैं, और न्यूक्लियर ट्राइड है इंडिया का जो है वो देख सकते हैं आप। और कौन कौन देशों के ने न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट किया। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है कि जल, थल और वायु तीनों से ही न्यूक्लियर वेपन्स को मारने की क्षमता, न्यूक्लियर ट्राइड। और इंडिया का कमिटमेंट क्या है जो फ्री इंडो पैसिफिक के लिए। इसके साथ साथ जो है अब BN श्री कृष्ण कमेटी रही है डेटा प्रोटेक्शन पर न्यूज में, और लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, ये देख सकते हैं आप। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जो है वो चर्चा हुई थी, और ये कैसे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 को जो है कनेक्ट करता है, ये भी देख सकते हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी समिट हुई थी, डेमोक्रेसी समिट जिसमें जो है जो बाइडेन ने जो है रशिया और चाइना को नहीं बुलाया, वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया, ये जो है एक इत्तेफाक की बात है। क्यों पाकिस्तान को बुलाया गया, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा जियोपॉलिटिक्स पे। एक पॉसिबल D10 ग्रुप बनने की बात भी चल रही थी, और हो सकता है कि G7 का एक्सपेंशन की भी बात चले। तो ये क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स में, ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, तो ये देख सकते हैं आप। और यूएस और इंडिया का बायलेटरल ट्रेड क्या 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 है इस समय। यूएस जो है वो कौन से नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। रिसेंटली चाइना ने फिर से ओवरटेक कर लिया यूएसए को। तो और बॉटल नेक क्या क्या है, क्या क्या रुकावटें हैं जो है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक साइन नहीं हो पा रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में। और जीएसपी क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, और इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जैसे अभी यूएसए ने जो है इंडिया को जीएसपी से निकाल दिया था बाहर, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हुआ वो देख सकते हैं आप। और चाबहार पोर्ट बहुत न्यूज में रहा है, जो कि ईरान के अंडर है, इंडिया ने डेवलप किया है। जारांस दिलाराम हाईवे जो कि अफगानिस्तान में डेवलप हुआ है, और ये कैसे जो है इंडिया की कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है ईरान से थ्रू अफगानिस्तान, उसके बाद जो है सेंट्रल एशिया में, ये देख सकते हैं आप। ऑकस एक नया ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का, जो कि
एक एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ जो है फाइव आइज ग्रुप देख सकते हैं, फाइव आइज ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अमेरिका और यूएसए और इंडिया के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे, जैसे बेका, लेमोआ, कॉमकासा, ये एग्रीमेंट साइन हुए थे। और इसके साथ साथ जो है काटसा, जो उनका अमेरिका का जो एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये भी न्यूज में रहा है। क्यों? क्योंकि S-400 के तहत S-400 की जो पहली बैटरी शायद इंडिया में आ चुकी है, उसके तहत काटसा न्यूज में आया है, और इसमें जो है इंडिया को वेवर करने की बात चल रही है, वेवर देने की बात चल रही है, ये एक न्यूज में है, ये रेफर कर सकते हैं। इसी के साथ गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो ओपियम प्रोडक्शन के जो हब हैं, जैसे गोल्डन क्रिसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आता है, ये देख सकते हैं आप। गोल्डन ट्रायंगल जो भारत के पूर्वी दिशा में जो देश हैं वो गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट बनाते हैं, और ये कैसे जो है ओपियम प्रोडक्शन में, और ओपियम न सिर्फ ओपियम प्रोडक्शन में बल्कि ड्रग्स के तस्करी में भी ये इनका, इन देशों का बड़ा योगदान है। और कौन कौन से देश हैं, उनकी क्या क्या मैप पे लोकेशन है, ये देख सकते हैं आप। साथ में अरब स्प्रिंग न्यूज में रहा था। अरब स्प्रिंग जो 2011 में जो है अरब देशों में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए एक स्प्रिंग, एक मूवमेंट चलाई गई थी, जो टूनिशिया से शुरू हुई थी और बाद में पूरे अरब रीजन में फैल गई थी, उसको देख सकते हैं आप। और टूनिशिया की मैप लोकेशन देख सकते हैं। साथ में एक चार धाम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, जो कि जिसके ऊपर जो है कुछ एनजीओज ने विवाद किया है और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो इसमें मुद्दा आता है कि एनवायरमेंट वर्सेस डिफेंस का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भारत के डिफेंस के लिए जो है ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, सड़कें चौड़ी करने के लिए, ताकि इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो है गोला बारूद ले जाया जा सके। तो एनवायरमेंट वर्सेस डिफेंस एक न्यूज में एक डिबेट हुआ है, ये देख सकते हैं आप। साथ में AK-203 जो असॉल्ट राइफल्स हैं, उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए जो है इंडिया और रशिया के बीच में एक साइन हुआ है, एक डील साइन हुई है। साथ में ये भी देख सकते हैं आप कि ब्रह्मोस जो है वो भी इंडिया और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, जो कि दो नदियों के नाम पे रखा गया है। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्म इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी, और MOS जो एक रशिया की नदी है, वो देख सकते हैं आप। साथ में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी न्यूज में रही है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अब न्यूज में रही है, तो आप शिप स्क्रैपिंग को भी देख सकते हैं, जो कि हांगकांग कन्वेंशन है शिप स्क्रैपिंग का, ये देख सकते हैं आप। और ऑपरेशन सनराइज, इंडिया म्यांमार की मिलिट्री ने जो है कई इसके पार्ट चलाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो कि जो इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर हैं उस पे जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए इंडिया और म्यांमार की मिलिट्री का ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसे वो कहते हैं ऑपरेशन सनराइज, इसको भी देख सकते हैं आप। इसी तरह भारत गौरव स्कीम न्यूज में रही है, जो कि थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन, वही जो पहले हमने देखा था, वो न्यूज में रहा है। जैसे अभी हाल ही में आईआरसीटीसी ने जो रामायण सर्किट ट्रेन को लॉन्च किया है, वो देख सकते हैं आप। साथ में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो न्यूज में रही है। जैसे अभी इंडिया, यूके यूएसए, चाइना, इन सब ने अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जो है कुछ कच्चा तेल जो है वो खुले खुले मार्केट में निकाला है, ताकि जिससे जो है तेल के जो दाम है उनमें गिरावट आए। तो वो देख सकते हैं आप, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भारत में कहाँ-कहाँ हैं और कितनी हैं, और बाकी देशों में किसकी क्या स्थिति चल रही है। साथ में ओपेक को रेफर कर सकते हैं आप, ओपेक की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जैसे ओपेक एक कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कार्टेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये देख सकते हैं आप। जेवर एयरपोर्ट जो है, जैसे हमने देखा अभी जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है, ये रेफर कर सकते हैं आप। साथ में जो कोविड की वजह से और अभी फिलहाल दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से जो स्कूल बंद हैं, उससे इंडिया की जीडीपी को कितना लॉस होने वाला है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया है कि $400 बिलियन का लॉस होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पर हैं और स्किल्स, जो जरूरी स्किल्स हैं, वो नहीं सीख पा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में स्किल्स की कमी होगी और $400 बिलियन का भारी नुकसान होगा भारत की ओवरऑल जीडीपी को। तो ये देख सकते हैं आप। साथ में एक स्वनिधि स्कीम जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत, जिसमें प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 का लोन दिया जा रहा था, वो देख सकते हैं आप। साथ में एक थैलेसीमिया, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, वो चलाया गया है। किसके लिए? जो ये जेनेटिक डिजीज है उनकी बेटरमेंट के लिए, जो गरीब वर्ग है, जिनकी मंथली सैलरी जो है वो ₹20,000 से कम है, उनके लिए उत्थान के लिए चलाया गया है ये बाल सेवा योजना। तो इसको भी देख सकते हैं आप। इसी के साथ साथ नेट न्यूट्रलिटी और ओटीटी रेगुलेशन। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, ये देख सकते हैं आप कि ये क्या होता है। साथ साथ जो ओवर द टॉप रेगुलेशन जो है अभी जनवरी फरवरी में लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये भी देख सकते हैं आप। और कौन किन किन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जो है उसको कंप्लाई किया है, ये भी देख सकते हैं आप। साथ में जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये न्यूज में रहा था, इंडिया इसका पार्ट है, ये देख सकते हैं आप। इंडियन ओशन कमीशन, जो कि मेडागास्कर के आसपास के जो देश हैं उनके, उन्होंने उनका ग्रुप है एक,
और इसमें जो है इंडिया एक मेंबर कंट्री तो नहीं है, बट इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट है, तो इसको रेफर कर सकते हैं आप। साथ में सागर पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, इसको भी रेफर कर सकते हैं आप, जो कि इंडिया की एक पॉलिसी है। साथ में जो इंडियन ओशन में डीप ओशन मिशन चलाया गया है, जो कि डीप ओशन मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है। और साथ साथ में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और ने जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इंडिया को अलॉट अलॉट किया है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की माइनिंग के लिए, वो देख सकते हैं आप। और साथ में यूएन क्लॉज, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज, ये क्या है। और साथ में जो ईईजेड होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है अनक्लॉज के द्वारा, ये देख सकते हैं आप। साथ में लिथियम, अफगानिस्तान में लिथियम की खुदाई को लेके जो है वो चीज न्यूज में रही है कि लिथियम कितना है अफगानिस्तान में। उसके साथ साथ जो लिथियम ट्राइंगल है वो न्यूज में आ गया है। तो साउथ अमेरिका में जो देश है लिथियम ट्राइंगल के नाम से जाने जाते हैं, जो 3 देश हैं, उनको देख सकते हैं आप, उनकी लोकेशन देख सकते हैं मैप पे, क्या-क्या है वो। साथ में जो है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये देख सकते हैं आप, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कैसे जो फॉर्मर अर्स्टवाइल यूएसएसआर के देश थे, जो सेंट्रल एशिया के देश थे, उनको और रशिया चाइना ने मिलके ये बनाया। और उज़्बेकिस्तान जो है अभी भी इसका पार्ट नहीं है, अकेला सेंट्रल एशियाई देश है, उसका पार्ट नहीं है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है और एससीओ बैंक जो है उसका वो कहाँ है, वो क्या काम है उसका। तो अभी रशिया ने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है, लेकिन वो तो एक आम बात है, रशिया मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन ईरान जो है वो पहला मुस्लिम देश बन गया है जिसने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी थी 2020 में, जिसका नाम था नूर, ये देख सकते हैं आप। सो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, अंतिम पार्ट पे आते हैं, मैप लोकेशंस पे। तो मैप लोकेशंस क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं वो देख लेते हैं। पहले सूडान न्यूज में रहा है, तो सूडान की मैप लोकेशन जरूर देखिएगा। सीपेक की लोकेशन जरूर देखिएगा, कैसे जिंगजियांग और ग्वादर को कनेक्ट कर रहा है ये। साथ में स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना ने कौन कौन से पोर्ट को जो है इंडियन ओशन रीजन में हासिल किया है, वो देख सकते हैं आप। चाबहार देख ही सकते हैं, इन सबको मैप पे देख सकते हैं। साथ में ताइवान को सपोर्ट करने के लिए लिथुआनिया ने ताइवान को सपोर्ट किया है, तो चाइना ने जो है इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए हैं। तो आप लिथुआनिया की लोकेशन देख सकते हैं, बाल्टिक नेशन है एक ये। और दूसरे बाल्टिक नेशन कौन कौन से, ये भी देख सकते हैं। बाल्टिक सी में क्या लोकेशन है और क्या रशिया से ये जो है इसकी बाउंड्री लगती है, नहीं, ये देख सकते हैं आप। त्रिपुरा बहुत न्यूज में रहा है, तो त्रिपुरा के रिलेटेड फेनी रिवर ब्रिज, जो कि जिसे मैत्री सेतु भी बोला जाता है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनाया गया है, इसको देख सकते हैं, इसकी मैप लोकेशन। साथ में रखाइन प्रोविंस जो है म्यांमार का, इसको देख सकते हैं। और जिसके अंदर सितवे पोर्ट है, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है, किसके तहत, कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। और ये कैसे जो है भारत की कनेक्टिविटी को, मेन लैंड इंडिया की कनेक्टिविटी को नॉर्थ ईस्ट से बूस्ट करेगा। चिकन नेक कॉरिडोर के अलावा एक ऑल्टरनेटिव रूट कैसे प्रोवाइड करेगा, ये देख सकते हैं आप। और कुछ साउथ चाइना सी, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, या साउथ चाइना सी, एक गैप होगा यहाँ पे, 9 डैश लाइन है ये। और इंपॉर्टेंट आइलैंड जैसे पैरासल और स्कैराबोरो आइलैंड, जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप, नॉर्थ से साउथ रेंज करने में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही ताइवान स्टेट भी न्यूज में रहा है, तो ये भी देख सकते हैं आप। और अभी यूके और फ्रांस के बीच में कुछ टेंशन चल रही हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में जो डोवर स्टेट है और इंग्लिश चैनल है, वो भी देख सकते हैं आप। साथ में ही ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ट्रूप्स भेजे थे सोलोमन आइलैंड पे, तो सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन देख सकते हैं आप, पैसिफिक ओशन में कहाँ पर है। तो ये था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पीडीएफ के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते।